हाय एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ गिरी। बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में 1773 का एक्ट, फिर 1781 का संशोधन एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे कि इसने भारत में क्या क्या सुधार किया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम बंगाल और प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ चुके थे। बक्सर के युद्ध में हम बेसिकली देखे थे कि किस प्रकार बक्सर के युद्ध में जीत होती है ब्रिटेन वालों के, और किस प्रकार सत्ता भारत में स्थापित हो जाता है। तीन क्षेत्रों को भारत में पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। एक तो बंगाल, अवध और बिहार, ये वाला तीन वाला क्षेत्र पूरी तरह से कब्जा कर लेता। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जब कब्जा कर लेता है तो रेगुलेट करने के लिए भारत को चाहिए एक, जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी। संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया। उसी तरह भारत में इन्होंने सत्ता जब भी चालू किया, सत्ता का जब भी मतलब संग्रह करने के बाद इन्होंने धीरे धीरे चलाना, कैसे भारत कैसे चलेगा, उसके लिए इन्होंने एक्ट लेके आया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट। इसमें हमें यह पढ़ना है कि किस प्रकार भारत को, पूरे भारत वाले क्षेत्र को कैसे कब्जा करेंगे, कैसे पूरी तरीके से इसको चलाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस कंपनी इसमें यही पढ़ना है कि किस प्रकार हमारे भारत को ये रेगुलेटिंग एक्ट किस प्रकार चलाएगा। 1773 में आया। 1773 में यह पार्लियामेंट की स्थापना हुई। पहली बात तो पार्लियामेंट की स्थापना हुई कहाँ पे? कोलकाता में। हालांकि इसको जो पढ़ना है कि हमें पॉलिटी में भी पढ़ेंगे कि 1773 का एक फिर एक 1781 का, 1784 का, तो ये सब चीजों को हमें पॉलिटी में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है जिससे सुप्रीम को पूरे देश को किस प्रकार से चलाया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होने के बाद स्थापना होता है कोलकाता में। ठीक है, फिर उसके बाद संचालन समिति का गठन होता है। संचालन समिति का गठन होता है किस प्रकार पूरे कंपनी को किस प्रकार चलाया जाएगा, उसे संचालन समिति का गठन होता है। संचालन समिति गठन होता है। संचालन समिति का गठन होता है। इसमें किस प्रकार पूरे भारत देश को चलाया जाएगा, इसमें यही लिखा था कि संचालन समिति, जैसे कंपनी का किस प्रकार भारत में संचालित किया जाएगा, उसे संचालन समिति का गठन हुआ। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, इसमें जो पहले जो बनते हैं चीफ जस्टिस, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, उसे लॉर्ड इम्पे, लॉर्ड इम्पे, लॉर्ड इम्पे को मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाया जाता है। फिर दूसरा संचालन समिति का गठन होता है। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन होता है। बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन होता है। क्योंकि ये लोग कंपनी कैसे चलाते हैं, कंपनी क्या है, इनको बहुत ज्यादा चीजों का स्थापना नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब यह था कि किस प्रकार कंपनी में प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी और किस प्रकार यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था चलेगी। हालांकि इसमें बाद में संशोधन करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो चीजों को बनाया जाता है। अभी तो फिलहाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में। फिर उसके बाद बंगाल का पद सृजन किया और उसमें इनके लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति किया गया। 4 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, और उसमें 4 सदस्य थे जिसका नाम था बोरवेल, बोरवेल, और फिर उसके बाद फ्लाईवे, फ्लाइवरिंग नाम था इनका।
फ्लाइवरिंग। फिर उसके बाद अगले थे फ्रांसीसी, अगले जो थे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। और फिर उसके बाद एक जो लास्ट था उनका नाम था मानसन। ये चार लोगों का गठन, यह लोग चार लोग मिलके पूरे इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बोर्ड चलाते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिलके चार लोग चलाते थे। फिर उसके बाद बहुमत, इसमें जो निर्णय लिया जाता था वह बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। बहुमत, बहुमत के आधार पर और निर्णय लिया जाता था। ये लॉर्ड इम्पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। जो यहाँ का गवर्नर होता था, गवर्नर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रथम गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रथम गवर्नर बनाया गया। इस प्रकार फिर उसके बाद जो कंपनी में निजी व्यापार करते थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए यहाँ पे आते थे कुछ लोग, यहाँ से सामान्य कंपनी के लिए तो काम करते ही थे, लेकिन शाम को कुछ सामान्य खरीदते थे और वहां पे बेचने का काम करते थे, अलग यूरोप में ले जाते। इससे कंपनी घाटे में पहुंच गई और उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो अलग व्यापार करते थे वह धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे, इसलिए वह निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर उसके बाद एक उपहार और भेंट लेना भी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार, भेंट पर भी प्रतिबंध। इस प्रकार कंपनी का पूरे संचालन समिति का गठन होता है। इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पूरे शासन को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाता है उसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 1773 में भारत में जो कंपनी आई थी उसको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था का गठन किया जाता है। जिस प्रकार संविधान हमारे देश को चलाता है उसी प्रकार कंपनी को कैसे प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाए, कैसे राजनीतिक व्यवस्था देखी जाए, इसको चलाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, यह कहाँ, कोलकाता में, जिसमें लॉर्ड इम्पे यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं लॉर्ड इम्पे बनते हैं। फिर उसके बाद संचालन समिति, किस प्रकार कंपनी को संचालित किया जाएगा उस लिए संचालन समिति का गठन होता है। संचालन समिति का तात्पर्य किस प्रकार कंपनी को चलाया जाएगा। फिर उसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था देखे और प्रशासनिक व्यवस्था देखे। इसको कुछ समय बाद इसमें अलग अलग कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम कुछ अलग होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम कुछ अलग होता है, वो आगे वाले टॉपिक में हम देखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड इम्पे, जो पहले भी मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 व्यक्तियों का गठन किया गया था, जिसमें बोरवेल थे, फ्लावेरिंग थे, फ्रांसीसी थे और मानसन थे। ये 4 लोग क्या करते थे, पूरे कंपनी को संचालन का काम करते थे। फिर उसके बाद इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था, जहां पे बहुमत था उसी के आधार पर इनका निर्णय लिया जाता था। विदाउट बहुमत के कोई निर्णय लेने का, अगर मान लीजिए बहुमत पे वोट बराबर होता है तो जो यहाँ का मतलब गवर्नर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसे ही मतलब अधिकार दिया जाता है कि आप इस पे कुछ अपना बहुमत के आधार पे, मतलब जैसे हमारे संसद में है जो कि बहुमत हो जाता है, दोनों का वोट बराबर हो जाता है, उसी प्रकार हमारे देश में तब उनका निर्णायक मत देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी था
कि अगर वोट बराबर हो जाएगा तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे वोट देते थे, उससे पहले नहीं। फिर यहाँ पे निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार का तात्पर्य है कि यहाँ से कुछ व्यक्ति लेके जा अपना व्यापार तो करते थे कंपनी के लिए, लेकिन शाम को कुछ ना कुछ अपने लिए सामान खरीदारी कर लेते थे और उसको यूरोप पे बेचते थे। इसलिए जो कंपनी का माली हालत है धीरे धीरे खराब होने लगी। फिर उसके बाद इसलिए इनमें निजी व्यापार पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया गया और उपहार और भेंट लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। फिर इसके बाद जो एक्ट आता है उसे 1781 का संशोधन, मतलब जो संशोधन, इसमें जो भी खामियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उस खामियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन एक्ट आया। तो चलिए हम देख लेते हैं संशोधन एक्ट क्या था। इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे अनेक एग्जामों में। अगर आप क्षेत्र का एग्जाम कोई दे रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और हम ये वाला टॉपिक लगभग पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चेंज होगा वो वाला टॉपिक पॉलिटी में जो हम पढ़ेंगे। तो 1781 का संशोधन, जैसे हमारे संविधान में है ना 368 संशोधन करने के लिए वहां, और जिसमें हमारे संविधान में कोई भी बदलाव समय के अनुसार परिवर्तन करना, उसमें यहाँ पे भी था कि 1781 में जो 1773 में मतलब खामियां थी, गड़बड़ी थी, उसको दूर करने के लिए जो 1781 का संशोधन एक्ट आता है, संशोधन एक्ट। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी का काम करता था, कंपनी के कार्य को सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि जो कंपनी का कार्य था उसको सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे देश में भी अगर कोई काम होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, अगर मतलब सही से नहीं हुआ है वो काम, संसद द्वारा सही से नहीं किया, तो यहाँ पे सीधे मना कर दिया गया कि कोई भी काम जो कंपनी द्वारा किया जा रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उसका हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उसको कोई भी समस्याएं का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए यह एक्ट लेके आया गया या संशोधन करके इसमें यह बदलाव किया गया। फिर उसके बाद कलकत्ता की जो जनता थी, कलकत्ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना क्या हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता के जनता को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रखा गया कि अगर कोई भी केस है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका केस को लड़ सकते हो, केस के बारे में पता कर सकते हो। तो इसलिए कलकत्ता के जो जनता थी उनके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। फिर उसके बाद संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भारतीयों के, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा भारतीयों के धार्मिक और संस्कृति क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा, धार्मिक और संस्कृति क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भारत के संस्कृति और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा, लगभग यही था। और इसके आगे जो भी होगा मतलब वो पॉलिटी के हिसाब से है, वो हम पॉलिटी में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है जो एक्ट, उसे बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, तो हम इसको पहले से देख लेते हैं। 1781 में जो संशोधन एक्ट आया, इसको 1773 को में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब कंपनी का कार्य था उसको हस्तक्षेप, मतलब उसमें उसको नहीं चैलेंज किया जाएगा कि ये कंपनी ने कार्य ऐसा किया है, तो पूरी तरह से कंपनी को इससे अंडर से हटा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। फिर कलकत्ता की जो जनता थी उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई भी केस है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सकता है। फिर तीसरा जो
आया, संसद ऐसा जो भारतीयों को ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भारतीयों की जनता धार्मिक और सांस्कृतिक में हस्तक्षेप हो। ठीक है, तो ये 3 कानून भारत में संशोधन की तरह आया। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है। पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज में परिवर्तन किया गया। इसमें जो वहां के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड विलियम पिट्स, इसके माध्यम से इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से पहली बात तो जाना जाता है। ठीक है, वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पे रखा गया। वहां के मतलब इंग्लैंड के ब्रिटेन के अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया, पीएम के नाम पे। ठीक है, विलियम पिट्स नाम था उनका, उन्हीं के नाम पे यह फिर रखा गया। यह बंबई और मद्रास को, बंबई और मद्रास इस एक्ट के अंतर्गत मतलब गवर्नर के अंतर्गत रखा गया, गवर्नर के अंतर्गत इन्हें रखा गया। ठीक है, फिर परिषद में 4 जगह जो 1773 में 4 लोगों को गठन किया गया था उसमें चेंज करके 3 को कर दिया गया, उसमें 3 लोगों का गठन होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे, फिर इसमें बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 में आए थे लेकिन इसमें 2 चेंज कर दिया गया। इसमें 2 संस्थाएं बना दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो राजनीतिक काम है, राजनीतिक काम है, राजनीतिक या प्रशासनिक काम है जो, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और जो कंपनी का काम है, कंपनी का काम है, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। जो कंपनी का काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। तो इसमें यह काम किया गया। पहली बात तो यह जो 1784 का एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, उसे वहां के पीएम के नाम पे, विलियम पिट्स के माध्यम से वहां पे नाम पे उनका रखा गया। फिर दूसरा, बंबई और मद्रास जो था वह गवर्नर जनरल के अंडर में रखा गया कि यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था लागू होता है या कुछ भी लागू होता है तो हाँ, वहां पे उनका जवाबदेही किसका होगा, मुंबई और मद्रास के गवर्नर का। ठीक है, क्योंकि यही यहाँ पे कानून वगैरह यही लागू करेंगे। फिर उसके बाद 3 जो 1773 में 4 लोगों की सहायता करने के लिए रखा गया था उनको कम करके 3 लोग कर दिया गया। फिर इसमें 2 संस्थाओं का गठन होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था 1773 में, उसमें पृथक पृथक करके 2 कर दिया गया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक कार्यों के लिए देखेगा, प्रशासनिक कार्यों को देखेगा, और उसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के कार्यों को देखने के लिए ये लाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो गवर्नर, अब इसके बाद जो एक्ट आता है वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन गवर्नर ने इसमें बहुत सारी काम किया था वो हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे गवर्नर जो आता है उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बहुत हस्तक्षेप किया है, इसका देखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण। और कॉर्नवालिस का भी देखेंगे, उसने भी कॉर्नवालिस कोड, वेट शासन जैसे बहुत सारी चीजों को लागू किया था, उसका भी देखना है हमें। तो आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है कि 2 बार भारत में, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव 2 बार भारत में गवर्नर बन के आता है। पहली बार जो गवर्नर बन के आता है 1757 में, 1757 से 1760 तक भारत में रहता है। 1757 से 1760 तक भारत में रहता है और वह भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखता है। यह पहली बार आता है। फिर जब दूसरी बार आता है, वह दूसरी बार भारत में गवर्नर बन के आता है 1765 से 1765 से 1772 तक। 1772 तक वह भारत में गवर्नर बन के आता है और भारत के प्रशासनिक क्षेत्रों में देखता है। फिर उसने एक काम किया, सोरे पे, सोरा का जो व्यापार होता था, व्यापार,
उस पर एकाधिकार कर दिया कि उस पर सिर्फ उसी का अधिकार रहेगा और उस पर कोई किसी का व्यापार नहीं करेगा। वह एकाधिकार कर दिया किस पे? सोरे के व्यापार पे। फिर डचों को हराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। डचों को हराने में इनकी भूमिका रही है। डचों को हराने में इनकी भूमिका रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हैदराबाद में फ्रांसीसी का प्रभाव को समाप्त कर दिया। हैदराबाद में कर्नाटक के तृतीय युद्ध में क्या हुआ था? कर्नाटक के तृतीय युद्ध में ब्रिटेन ने अंग्रेजों को हरा दिया था। उसी प्रकार हैदराबाद ने फ्रांसीसियों के पूरे प्रभाव को खत्म कर दिया। प्रभाव को खत्म कर दिया कहां से? हैदराबाद से। फिर कूटनीति के माध्यम से बहुत सारा युद्ध जीता। कूटनीति के माध्यम से युद्ध जीता। कूटनीति के माध्यम से बहुत सारे युद्ध जीते। बंगाल में द्वैध शासन स्थापना किया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया। तो इसने बहुत सारे इसमें काम किए। डाक व्यवस्था की शुरुआत की और डाक व्यवस्था की शुरुआत किया। फिर उसके बाद व्यापारिक प्रतिष्ठा इसको मिली। एकाधिकार रखा व्यापारिक चीजों पर, इसको बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिली। फिर उसके बाद राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्थापना किया। इसने ही राजनीतिक इकाई का स्थापना किया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव आता है। रॉबर्ट क्लाइव में आता है, इसका भारत में बहुत ज्यादा काम करता है। वो किसके हिसाब से? वह ब्रिटेन के हिसाब से काम करता है। पहला काम उसने आता है, 2 बार आता है, 2 बार इसका गठन किया जाता है। 1757 से 1760 में पहला कार्यकाल होता है। दूसरा जो कार्यकाल होता है 1765 से 1772 में। पहला में जो सोरे के व्यापार था उस पर एकाधिकार कर लिया। सोरे के व्यापार पे मतलब उसमें कोई भी व्यक्ति इस शेयर के व्यापार को नहीं करेगा, उस पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लिया। फिर डचों को हराने में इसकी भूमिका रही। डचों को बहुत जगह शासन था, उनको हरा के पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसको बहुत ज्यादा इसकी भूमिका रही है। फिर हैदराबाद में फ्रांसीसियों के प्रभाव को खत्म कर दिया कर्नाटक के तृतीय युद्ध में। ठीक है, तो फ्रांसीसियों के प्रभाव को खत्म कर दिया कहाँ? हैदराबाद के। फिर उसके बाद कूटनीति के माध्यम से युद्ध जीता। बहुत सारे कूटनीति लगाए, उससे बहुत सारे युद्धों को जीता। फिर उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। कि अब द्वैध शासन मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताई है कि द्वैध शासन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो क्लास देखिए। फिर उसके बाद डाक व्यवस्था की शुरुआत किया किसमें? रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर व्यापारिक, अगर ये सब काम किया तो व्यापारिक प्रतिष्ठा तो इसको मिली गई। फिर उसके बाद व्यापारिक प्रतिष्ठा मिला। फिर राजनीतिक इकाई की स्थापना और राजनीतिक तरीके से पूरे भारत को कंट्रोल करने के एक एक नीतियां लगाते रहा और पूरे भारत को कंट्रोल धीरे धीरे करने लगा। ठीक है, वो 1813 में 1853 में आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आगे वाली जो क्लास करेंगे उसमें कर्नवालिस के कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि कर्नवालिस का भी भारत में बहुत बड़ा भूमिका रहा है। फिर उसके बाद 1813 वाला, फिर 1857 वाला, फिर 1856 वाला भी रह जाएगा। फिर तो ये सब देखते हुए पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद।